डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईयर 2024 में बनाई गई इस परीक्षा बोर्ड के केमिस्ट्री क्लास 12 के क्वेश्चन की। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये चूज़ द करेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और नीचे देख रहे हैं हम ट्रू एंड फॉल्स, और जस्ट इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग आंसर इन वन वर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, जो बड़े क्वेश्चन हैं वो तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कहा आंसर इन वन वर्ड, जैसे कि ये, और मैच द फॉलोइंग, या फिर ट्रू एंड फॉल्स, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स, और फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि परसेंटेज सबसे ज़्यादा इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन ए सबसे पहले लेते हैं, और हम पार्ट 1 की आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से। देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, चूज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 कंसंट्रेशन, एंड 4th रेडिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा रेडिएशन, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, एज वेल एज कंसंट्रेशन पर भी स्टूडेंट्स डिपेंड करती है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कंडक्टेंस। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो कंडक्टेंस प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा कंडक्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर हम बात करें स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है कंडक्टेंस। और आपको पता है डाइल्यूजन जितना ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो कंसंट्रेशन कम होने पर कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि डाइल्यूजन ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए आप जान गए कि इन तीनों पर तो कंडक्टेंस डिपेंड करती है, लेकिन रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आपके लिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको देखें, तो ये देखिए, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कंडक्टेंस। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, कंडक्टेंस के। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस भी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ देखिए कंसंट्रेशन है, तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, कंडक्टेंस के। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टेंस कम होगी, और कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि डाइल्यूजन बढ़ाने पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। तो हम यहाँ पर एक और फैक्टर ले सकते हैं, डाइल्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, कंडक्टेंस के, यानी जितना ज़्यादा डाइल्यूजन होगा कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डाइल्यूजन इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मोस्टली कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इनके साथ साथ स्टूडेंट्स एक बात और है कि विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पर भी कंडक्टेंस डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं आपके लिए यहाँ पर करूँ, ये देखिए विस्कोसिटी, तो यहाँ पर ये देखिए विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, कंडक्टेंस के। यहाँ पर ये कंडक्टेंस कर दिया मैंने। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये निकला कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी कंडक्टेंस क्या होगी, उसकी कम होगी। तो एग्ज़ाम में कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से
कारक हैं जो चालकता को प्रभावित करते हैं ना स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं, देखिए, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन और यहाँ पर विस्कोसिटी। ठीक है, ये क्लियर। हिंदी में तापमान, दाब, सांद्रता या तनुता, और यहाँ पर इसको बोलेंगे श्यानता। तो इतना स्टूडेंट्स क्लियर। चलिए, कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंदी में भी इसको बोल सकूँ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात करूँ कि कोई सा भी आपको ऑर्डर निकालने की बात या ना यूनिट की बात आती है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, यूनिट निकालने की बात अगर हो किसी भी ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला लिख कर बताऊँ, और वो है ये यूनिट के लिए। स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट इक्वल टू यहाँ पर आप लिखेंगे मोल पर लीटर और पर सेकेंड, और नीचे लिखेंगे आप मोल पर लीटर और यहाँ पर लिखेंगे एन। ये एन का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो एन इक्वल टू जीरो ऑर्डर के लिए जीरो, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3, है ना स्टूडेंट्स, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर आप खुद देखें किसकी बात हो रही है, जीरो ऑर्डर की बात हो रही है, तो करना क्या है स्टूडेंट्स आपको कि यहाँ पर जीरो को लिखना है बस। अब जैसे यहाँ देखिए, अगर हम, ये हमारे सामने मोल पर लीटर और ये पर सेकेंड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर और यहाँ पर पावर लिख दी जीरो। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब पावर ज़ीरो होती है, ठीक है, किसी भी यूनिट पर, ठीक है, किसी भी वैल्यू पर, तो वो 1 के इक्वल हो जाता है ना। तो अब ये तो 1 के इक्वल हो गया, ऊपर क्या बचेगा, मोल पर लीटर एंड पर सेकेंड। ठीक है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो उसकी जगह तो 1 आ गया, इसका आंसर क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ये मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए। तो आपने देखा कि सेकंड का आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर, ए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलें, यहाँ पर हम बात करेंगे विच ट्रांजिशन मेटल इज कलर्ड। अब देखिए यहाँ पर Cu पॉजिटिव है, V2 पॉजिटिव है, Sc3 पॉजिटिव है और Ti4 पॉजिटिव है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा समझें आप, क्या होता है, जैसे मान लो ये d ऑर्बिटल है, आपको पता है d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले आप देखें कि इस d ऑर्बिटल में अगर पूरी तरह से ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए पहले आप इस तरह से, ठीक है, या फिर ये d ऑर्बिटल जो है पूरी तरह से क्या वैकेंट है ना, खाली है। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में वो कलरलेस होता है, कलरलेस। क्या होता है स्टूडेंट्स, कलरलेस। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो इन d ऑर्बिटल में कहीं पर भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन नज़र आ जाता है, सिंगल मीन्स देखिए यहाँ पर कि d ऑर्बिटल में आपको कहीं पर भी सिंगल, जैसे 1 1 1 1 1, और जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक सिंगल कर दिया, यहाँ 2 भी सिंगल हो सकते हैं, 3 भी सिंगल हो सकते हैं, 4 भी सिंगल हो सकते हैं, 5 भी सिंगल हो सकते हैं। तो उन कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई क्या? एक बार फिर से स्टूडेंट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं कि d ऑर्बिटल में अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, यानी कि वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। और अगर d ऑर्बिटल में कहीं पर भी आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नज़र आता है, तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, यानी कि वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब लेकिन हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे सामने क्या है, Cu पॉजिटिव, V2 पॉजिटिव, Sc3 पॉजिटिव और Ti4 पॉजिटिव। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर B। अब B क्यों आएगा, देखिए जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सभी तरफ, तो आप देखेंगे कि इसके d ऑर्बिटल में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका d ऑर्बिटल जो है खाली रहेगा, उसमें d में 0 हो जाएंगे और इसके d में भी 0 हो जाएंगे, और यहाँ d में कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसीलिए विच ट्रांजिशन मेटल इज कलर्ड, तो इसका आंसर आएगा B। ये ठीक है, ये क्लियर है ना इतना। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, चलिए बता देता हूँ इसको कैसे कैसे। जैसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा
एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए स्कैंडियम। अब ये स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर आपको पता है 21 होता है, और फिर टाइटेनियम इसका होता है स्टूडेंट्स कितना 22, और फिर वैनेडियम की बात करें तो इसका होता है स्टूडेंट 23, और कॉपर की बात करें तो इसका होता है स्टूडेंट्स 29। ठीक है, अब आप नोबल गैस से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो नोबल गैस से कॉन्फ़िगरेशन करिए ज़रा, ये हो जाएगा ऑर्गन 18। सिमिलरली सभी जगह यहाँ पर हम ऑर्गन 18 लिख लेते हैं पहले ना, ठीक है, ये हमने ऐसे कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आर्गन 18 के बाद आपको पता है 4s में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 18O2 20 और 3D 1, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स ये 21। अब 22 के लिए क्या होगा, यहाँ 4s2 और यहाँ हो जाएगा 3D2। 23 के लिए क्या होगा 4s2 और 3D3, और 29 के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, एक बात क्लियर करूँ मैं आपको, 4s2 ये 20 हो गया और 3D9। तो याद रखिए ये जो होता है ना ये अनस्टेबल होता है, इसको आप है ना स्टेबलाइज जरूर कर लिया करो। कैसे, एस का 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो 3D10 हो जाएंगे और 4s का हो जाएगा 1, तो ये हमेशा हमको लिखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन पे चार्ज। देखिए ये चार्ज इस पर प्लस आ गया, प्लस का मतलब होता है कि हमने इस पर प्लस लगा दिया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चला जाएगा। अब डी में देखिए सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D10 मतलब सारे पेयर्ड। अब यहाँ देखिए स्कैंडियम पे 3+ है, हमने 3+ कर दिया, इसके 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 यहाँ से और यहाँ से, तो डी में फिर से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। ठीक है, यानी जितने प्लस आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे टाइटेनियम पर देखिए आप, टाइटेनियम पर क्या लिखा 4+, तो आप यहाँ 4+ कर दो तो ये 2 ये भी चले जाएंगे और ये भी चले जाएंगे, तो डी में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब वेरिडियम पर देखें चार्ज कितना है यहाँ पर 2+, अब हमने यहाँ पर 2+ कर दिया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, मगर डी में तो रहेंगे ना भाई 3, है ना, यानी कि इस तरह से रहेंगे डी में। ये देखिए 1 2 3, इसलिए क्या होगा ये होगा कलर्ड, यानी क्या होगा ये रंगीन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आगे की बात करें, हमारे सामने अगला क्वेश्चन है 4th नंबर। यहाँ देखिए क्या है, करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है इसकी नेमिंग आपको MCQ पैटर्न के हिसाब से 2 तरह से मिल सकती है। अब जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बात मैं क्लियर करूं कि परीक्षा बोर्ड जो है इसमें कई लोग ये समझते हैं कि इसमें मिस्टेक नहीं होती है, तो डियर आपको बहुत सावधानी से इस परीक्षा बोर्ड की स्टडी करना पड़ेगी। इस परीक्षा बोर्ड में कुछ जगह पर आपको मिस्टेक भी नज़र आ सकती है और कुछ MCQ क्वेश्चन आपको गलत भी दिए जा सकते हैं, इसलिए इनको आप है ना समझें पहले और फिर उसको आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इसमें गलत होगा आप रटेंगे तो फिर आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी केयरफुल। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर ये जो Fe4 और यहाँ पर Fe फिर CN6 का होल थ्राइस है, तो इसका जो एक्चुअल नाम है वो होता है आयरन 3rd हेक्सासाइनोफेरेट। अब परीक्षा बोर्ड में यहाँ सेकंड लिखा हुआ नहीं था तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा इसका, तो इसका एक्चुअल नाम स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 4th का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स C। अब देखो इन्होंने यहाँ लिखा तो है आंसर में कि 4th का आंसर C है, मगर मिस्टेक यहाँ पर थोड़ी सी थी कि यहाँ सेकंड नहीं लिखा। एक बात और स्टूडेंट्स, इसके सेकंड नेमिंग इस तरह भी हो सकती है, कैसे, वो आपको ऐसे बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर बोल सकते हैं फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, तो यहाँ आयरन 3rd की जगह फेरिक भी आ सकता है, मगर ये वाला पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिलहाल C। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने क्वेश्चन है द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हीटिंग विद सिल्वर पाउडर गिव्स एसिटिलीन। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा C यानी आयोडोफॉर्म। तो स्टूडेंट्स मैं एक बात क्लियर करना चाहूँ यहाँ पर कि चाहे आयोडोफॉर्म हो या क्लोरोफॉर्म हो, उसको अगर आप सिल्वर पाउडर के साथ आप हीट करोगे तो हमेशा एसिटिलीन गैस ही बनेगी, जिसका यूज़ होता है वेल्डिंग के लिए, इसीलिए हम उसको बोलते हैं वेल्डिंग गैस यानी कि C2H2। ठीक है, चलिए इसका हम फॉर्मेशन करके देखते हैं आखिर कैसे होती है। जैसे आप यहाँ पर देखें ये CHI3 है, तो ये CHI3 के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे 6Ag और यहाँ पर हम लेंगे CHI3। तो हमने इस तरह से मॉलिक्यूल ले लिया और ये हीट का साइन है स्टूडेंट्स, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप देखिए 6Ag 6I के साथ 6AgI का फॉर्मेशन करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, और
यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा CH यानी कि ये देखिए ये हो गया एसिटिलीन, जिसका यूज़ होता है वेल्डिंग गैस के लिए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बात करें स्टूडेंट्स, ये है टॉलेंस रिएजेंट इज। अब इसका आंसर इन चारों में से क्या है, तो देखिए इसका आंसर आएगा, देखिए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, अरे भाई ये डी ऑप्शन होगा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि ज़्यादातर किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे तो क्या होता है, आप देखें कि इधर देखें आप, ये 2Ag ये हो जाएगा NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स OH नेगेटिव। हम इसका बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इसको यूज़ करते हैं हम बेसिक मीडियम में। अब यहाँ पर क्या है कि 3 भी हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या 5 भी हो सकता है, तो इधर स्टूडेंट्स क्या आता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इतना याद रखें स्टूडेंट्स कि ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, ये ठीक है। चलिए अब देखो क्या होता है कि हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप इन सब के देखिए, ये MCQ नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे इनके आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड, तो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स मोलिकुलरिटी। ठीक है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उन टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम उस केमिकल रिएक्शन की क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, मोलिकुलरिटी। अब देखिए डाईमिथाइल जिंक इज एन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। अब देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश करूँ। देखिए स्टूडेंट्स ये CH3Li, इसको हमने कहा लिथियम या मिथाइल लिथियम भी बोल सकते हैं ना। तो ये मिथाइल लिथियम को हमने इसलिए एग्जांपल लिया ताकि हम डेफिनेशन को बता सकें। तो देखिए जब भी कोई मेटल किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन से डायरेक्टली लिंक होती है बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखिए डायरेक्टली लिंक से मतलब देखो ना, हम CH3 कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। तो आपने क्या देखा कि जब भी कोई मेटल इस ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन से डायरेक्टली लिंक होती है बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो कंपाउंड हमको ऑब्टेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बात हुई थी डाईमिथाइल जिंक की, तो यहाँ पर ये देखिए डाईमिथाइल जिंक को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए CH3 का होल ट्वाइस Zn, क्यों, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, Zn हमेशा क्या करता है, +2 में ही एग्जिस्ट करता है। देखिए स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको पता है F ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और D ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब बात ये आती है कि हम F ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो कॉमन सी बात है कि D ब्लॉक के अंदर ही F ब्लॉक प्रेजेंट होता है, D ब्लॉक के अंदर ही F ब्लॉक प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है, करेक्ट है ये, N-2 F 1 to 14 N-1 D 1 to 2। तो ये 1 to 2 देखिए, फिर अगेन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 1 to 10 आएगा। ठीक है, तो नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये N-2F हम बात कर रहे हैं F ब्लॉक एलिमेंट के लिए, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बिल्कुल एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, N-2F 1 to 14 N-1 D 1 to 2 NS2। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है डाईइथाइल ईथर इज यूज्ड एज एन। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो डाईइथाइल ईथर को हम यूज़ करते हैं, तो डाईइथाइल ईथर को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एनेस्थेटिक की बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स डाईइथाइल ईथर को हम आगे लिख सकते हैं
डाइथाइल ईथर इज यूज एज एन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को अनकॉन्शियस करने के लिए, क्योंकि आप अनकॉन्शियस करेंगे तभी उसकी सर्जरी हो पाएगी। ठीक है, यानी कि हम इसको कहें किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी इंसान को हम बेहोश करने के लिए हम डाइथाइल ईथर का यूज़ करते हैं। तो डाइथाइल ईथर को क्या कहा जाएगा? एनेस्थेटिक है। ऑन हीटिंग अल्काइल आइसोसाइनाइड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डॉटेड के बाद दिखा है इस फॉर्म्ड, तो याद रखिए स्टूडेंट्स ये अल्काइल आइसोसाइनाइड है तो ये बनाता है साइनाइड। ठीक है, तो आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स अल्काइल आइसोसाइनाइड का साइनाइड में 250 डिग्री सेंटीग्रेड जो चेंज होता है, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आइसोमेराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन इज अ कंपाउंड ऑफ आयरन। तो यहाँ पर ये जो हीमोग्लोबिन है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है किसका? आयरन का। ठीक है, आप जब आयरन को देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा आयरन से मतलब आपके दिमाग में दो चीज़ चलेंगी कि भाई Fe2+ है कि Fe3+ है। तो डियर स्टूडेंट्स आयरन का मतलब यहाँ पर Fe2+ ही आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? Fe2+। देखिए मैं फिर से यहाँ क्लियर कर दूँ, ये Fe2+ या फिर आप Fe2 भी बोल सकते हैं इसको, ये वाला ही यूज़ होता है। ठीक है, किसमें? हीमोग्लोबिन में। तो यहाँ ये क्लियर हो जाएगा आपको, हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। और बाकी के स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर लिखे हुए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? इथाइल अमाइन इज अ सॉल्युबल इन वाटर वेयर एनिलीन इज नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स ये ट्रुथ है, इथाइल अमाइन जो है सॉल्युबल हो जाता है वाटर के साथ, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ। लेकिन एनिलीन जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। ठीक, क्यों नहीं बना पाता? तो देखिए स्टूडेंट्स एनिलीन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, और इथाइल अमाइन में हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये इथाइल अमाइन जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के सॉल्युबल हो जाता है, मगर एनिलीन जो है हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज करता है, यानी कि हाइड्रोजन बंद बनाने का क्या करता है? विरोध करता है। जब उसका बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो क्या होगा? उसमें सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। तो ये करेक्ट है ये। अब हम बात करेंगे आगे। देखिए ये ग्लूकोज इज अ प्रोटीन। अब भाई ग्लूकोज इज अ प्रोटीन, ग्लूकोज प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं, ये फॉल्स है। आपको पता है ग्लूकोज क्या लिखा है इसके अंदर? ग्लूकोज इज अ प्रोटीन। अरे भाई ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, और यहाँ पर क्या लिखा है? ग्लूकोज इज अ प्रोटीन। इसका मतलब ये फॉल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और हम अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी। अब हमारे सामने क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज। तो डियर ये फॉल्स है। आपको पता होना चाहिए जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं? कम, है ना? क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयन में कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ क्या लिखा है? ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज, मतलब ये क्या है? फॉल्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसिडिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सच बात है ये। एसिडिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड ही होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। देखो स्टूडेंट्स एक बात मैं क्लियर करूँ आपके साथ, स्ट्रॉन्ग वर्ड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये ऐसे सब्सटेंस के आगे आता है जो अप्रॉक्सीमेटली 100% या 90% तक अपने आयंस में आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, और इनमें है ना सिंगल एरो होता है, यानी कि इनमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो ये बहुत कम आयोनाइज होता है, जैसे वीक एसिड, वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट? फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं एसिडिक एसिड, यहाँ पर क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या आएगा? ट्रू।
अब आगे देखिए, वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर विच डिटरमाइन द नॉर्मल कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू 1। यस, ये बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी सब्सटेंस में या तो एसोसिएशन हो या फिर डिसोसिएशन हो, क्या हो स्टूडेंट्स, एसोसिएशन हो या फिर डिसोसिएशन हो, तो उसकी वैल्यू में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता तब वांटा फैक्टर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1। तो इसलिए ये क्या है, ये ट्रुथ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। नहीं भाई, ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, क्योंकि आप देखो ना, ए ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ए ब्लॉक एलिमेंट तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स। तो वैसे भी आपके सामने यहाँ पर आंसर लिखे हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है मैच द फॉलोइंग, ये ए कॉलम और बी कॉलम। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स, याद रखिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए कॉलम में मोलरिटी, ये है कॉइन मेटल, हेयर फॉल, CCl3NO2 और डायजो सॉल्ट। और बी कॉलम में लिखा है क्लोरोपिक्रिन, C6H5N2Cl, और यहाँ पर लिखा है सी में बायोटीन, और यहाँ पर लिखा है कॉपर सिल्वर गोल्ड, और ये ई में लिखा है मोल डाई DMQ क्यूब। तो स्टूडेंट देखो, फिर इस परीक्षा में फिर से मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि परीक्षा बोर्ड में आप पहले पढ़ें, बुक से भी पढ़ें, फिर उस पर विश्वास करें। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ये जो मोलरिटी है, तो मोलरिटी के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो स्टूडेंट्स मैं बात बोलूँ, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, देखा जाए तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर कि ये फर्स्ट का ऑप्शन ये ई होना चाहिए, ये मोल, ठीक है, और फिर यहाँ लिखा है DM क्यूब, तो मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट्स नहीं, ये होता ही नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, अगर आप यहाँ पर माइनस क्यूब कर दोगे तो इसका आंसर फिर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके आगे माइनस आएगा, माइनस, स्टूडेंट्स को माइनस समझिएगा, है ना, माइनस है ये। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाएगा, यानी ई। ठीक है, और वैसे भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मोलरिटी है उसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये मोलरिटी की, ठीक है, और मोलरिटी की जो यूनिट होती है, मोलरिटी की यूनिट स्टूडेंट्स आपको पता है, एक होती है कैपिटल M, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं मोल पर लीटर की। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, या तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, या मोल पर लीटर से, या फिर हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा मोल DM, ये जगह पर क्यूब। ठीक है, इसको कहा जाता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये इसका होता है एक्चुअल, और आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा, ई। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ई। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कॉइन मेटल, सबको पता है कॉपर सिल्वर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के भी कॉइन पहले चला करते थे, सिल्वर के तो अभी भी देखने को मिल जाते हैं, और कॉपर के भी आपको देखने को भी मिल जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉइन मेटल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे हेयर फॉल। हेयर फॉल स्टूडेंट्स विटामिन ये बायोटीन से होता है, यानी कि विटामिन B7 की कमी से। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, बायोटीन। आगे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये CCl3NO2, ये क्लोरोपिक्रीन, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, इसके बाद देखो डायजो सॉल्ट, तो डायजो सॉल्ट कौन है, बेंजीनियम, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या करता है, ये डायजो टेस्ट देता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायजो सॉल्ट। ठीक है, और वैसे भी इनके आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये आंसर तो खैर इसके सही है, बस थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर देखने को कभी कभी मिल जाती है। अब हम आगे की तरफ बात करें स्टूडेंट्स, और ये देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये लिखा है आंसर इन 1 वर्ड या फिर सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स
देखिए, राइट द फार्मूला ऑफ कोलरोस लॉ, सिर्फ देखिए जितना उन्होंने कहा है उतना ही करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ कोलरोस लॉ, तो कोलरोस लॉ के लिए जो फार्मूला है वो देखिए यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है, लेमडा एम इन्फिनिटी इक्वल टू लेमडा, ये देखिए पॉजिटिव एम प्लस लेमडा नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात है, एक बार फिर से मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे बोला जाता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इन्फाइनाइट डिल्यूजन पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो इन्फाइनाइट डिल्यूजन पर ही उसके कैटायन की मोलर कंडक्टेंस और उसकी एनायन की मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होती है, ठीक है। ये क्लियर, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम Cr, तो Cr का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। तो अब आप यहाँ पर एक बात को देखें कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4s1, 3d5, यानी कि आपने इसको स्टेबलाइज किया। आप ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, और अगर आप चाहते तो आप इसको नोबल गैस से भी कर सकते हो। देखो कैसे, आपको पता है Cr क्या होता है, यहाँ पर 24, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आर्गन, यहाँ लिखेंगे 18 और यहाँ पर लिखेंगे 4s2 और यहाँ लिखेंगे 3d4, इस तरह से। लेकिन मैंने बताया आपको इसको स्टेबलाइज करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4s1 और यहाँ हो जाएगा 3d5, तो ये हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आगे आप आर्गन 18 लगा सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, और या फिर आप चाहो तो जैसे यहाँ दिख रहा है ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हम, राइट केमिकल नेम ऑफ BHC, तो भाई इसका केमिकल नेम क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। और बाकी जैसे लिंडेन है, 666 है, ये इनके कमर्शियल नेम आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपको केमिकल नेम है तो डियर आपको यही लिखना पड़ेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये लिखा है राइट द फार्मूला ऑफ लुकास रिएजेंट, तो देखिए फिर आपको यहाँ पर मिस्टेक देखने को मिल जाती है। कैसे कि यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 ये तो सही लिखा है, मगर HCl कौन सा है, डायलूट है कि HCl है, ये क्लियर नहीं है। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर कर दूँ, यहाँ पर होता है ये कंसनट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 होता है ना। हाँ, तो यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है राइट द नेम ऑफ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, तो स्टूडेंट्स आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, प्रोटीन आएगा।